जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले जी पाकिस्तान की और नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कुछ टाइम या कुछ दिन पहले तक दुबई में थे, अब सुनाइए गया कि जी वो सऊदी अरब चले गए। और सऊदी अरब में अब वो तकरीबन एक वीक जो है सऊदी अरब में गुजारेंगे। उनके साथ उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब गई हैं और वो भी वहां पर एक वीक रहने का इरादा है। लग यही रहा है कि बातचीत चल रही है किसी के साथ दुबई में और किसी के साथ सऊदी अरेबिया में। और कहा यही जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए। बात तो पहले ये हो रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको लाया जाएगा और अब की बारी फिर जरदारी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपने सारे घोड़े जो हैं वो निकाल दिए हैं मैदान में और साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए। अब देखते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट और जाहिर है कि जिसमें एजेंसीज भी शामिल हैं, जिसमें आर्मी भी शामिल है और कई दूसरे इदारे पाकिस्तान के शामिल हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर दोबारा आने की इजाजत देते हैं, लाते हैं या नहीं लाते। लेकिन खैर वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि अगर नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में दोबारा आए तो यकीनन भारत के साथ शायद टर्म्स बेहतर हो सकें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मोदी जी की पहले ही बहुत बनती है। इससे पहले भी आपने देखा ही था कि मोदी जी जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की जो नवासी है यानी कि मरियम नवाज की जो बेटी है उनकी शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। और यकीनन उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, बहुत बड़ा रिस्क उठाया था कि वो पाकिस्तान आए और उसके बाद उन्होंने शिरकत की और गए वापस भारत। लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब भी क्योंकि एक बिजनेस कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो कहा यही जा रहा है कि बहुत उम्मीदें हैं लोगों को कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा आए एज अ प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता है भारत के साथ टर्म्स कुछ बेहतर हो सके। नवाज शरीफ साहब के ही वक्त में जो है वो आपको मालूम है कारगिल की जो जंग थी या जो ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से वो भी किया गया था। और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का भी ये कहना था कि वो हरगिज तैयार नहीं थे उस बात के लिए और हमेशा उसको वो एक ब्लंडर के तौर पे और एक अफसोस के तौर पे ही याद करते रहे। बात हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की। सबसे पहले जी डॉलर रेट जो है, जो कि कहा गया है कि जी आईएमएफ से लोन जो है अब मिल जाएगा पाकिस्तान को। तकरीबन 9 मंथ्स लगेंगे और 9 मंथ्स में $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा। अभी तक डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी जिसमें कि काफी ऊपर तक कहना चाहिए कि 290 रुपीज तक डॉलर पहुंच गया था, वो अब नीचे आ गया है और 285, जी हाँ, ₹5 कम हुए हैं। 285 पे इस वक्त डॉलर रेट चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद डॉलर रेट थोड़ा और कम होगा। लेकिन कितने दिन के लिए, कब तक के लिए, क्योंकि जाहिर है जो पैसा आएगा वो जल्दी जल्दी अमेरिका, कनाडा, दुबई, लंदन और कहां कहां पे लग भी तो जाएगा। तो इसलिए लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स और या फिर बहुत भी हुआ तो जी 4 वीक से ज्यादा जो है ये चीजें जो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन 3 to 4 वीक्स के बाद दोबारा इसी हाल को पहुंच जाएंगे जहां पर अभी है। फिलहाल लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिन लोगों ने डॉलर जमा करके रखे थे वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जी अगर आपने डॉलर खरीदना हो तो हम 270 पर भी देने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि उनको लग रहा है कि 270 से भी नीचे डॉलर जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं।
बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जी 3.5 रुपए पर यूनिट बढ़ाने की बात की जा रही है और लग यही रहा है कि जी ये चीज जो है गवर्नमेंट यकीनन ओके कर देगी, क्योंकि आईएमएफ की शर्त, आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनमें एक ये भी है कि जी जो बिजली के बिल जो आएंगे लोगों को उसमें बढ़ाई की जाए और उसको इंक्रीज किया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि जी 3.30 यानी कि 3.50 3.5 रुपए जो है पर यूनिट बढ़ाया जा रहा है। और सुई गैस जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी जो सुई गैस यानी जो चूल्हों में जो गैस आती है और जिससे हम लोग खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, कॉफी भी बनाते हैं, जी हाँ, उसमें भी जो है वो 50% जो है बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि उनके बिलों में जो है 50% तक इजाफा किया जाएगा। साथ साथ जैसे बिजली का मैंने आपको बताया कि वैसे तो कोई कह रहे हैं कि जी 4 रुपए भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने ये कहा है या गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी सोच रहे हैं कि 3.5 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिए जाए। काफी खौफनाक सूरत हाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिलों में आने वाली है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो गोल्ड प्राइस है उसमें 8,000 रुपए की कमी हुई है और अब 1 तोला गोल्ड जो है वो आपको 2,08,000 में मिल जाएगा पाकिस्तान में। जी हाँ, अब न जाने वो कौन लोग हैं जो इस टाइम पर भी गोल्ड खरीद पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये 8,000 जो है वो कम तो हो गए हैं, लेकिन कब ये दोबारा ये रेट चढ़ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जो जावलक जनरल जावलक के बेटे इजाजुल हक साहब का कहना है कि जी वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के साथ राब्ते में है। जी हाँ, इजाजुल हक साहब का कहना यह है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ते में हूँ, निगरां वजीर आजम के नामों में नजम सेठी मोहसिन बेग के नाम शामिल नहीं। ये भी कहना है जी एजाजुल हक साहब का, लेकिन जाहिर है एजाजुल हक साहब अगर पीएमएलएन के साथ राब्ते में नहीं होंगे तो भला कौन होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी एजाजुल हक साहब के जो फादर थे यानी कि जनरल ज़ियाउल, जिन्होंने ज्यादातर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, डिक्टेटरशिप अपनी रखकर अपनी चलाकर जो इस्लाम और मजहब का चूरन जो उन्होंने बेचा, साथ साथ अफगानिस्तान की जंग में भी हिस्सा लिया, अफगान महाजरीन को भी यहाँ पर लाए और कई तरह की दूसरी जो पाकिस्तान में हमें खराबियां नजर आती हैं वो इनके ही अब्बा जी की दी हुई हैं। तो जी वही जो है नवाज शरीफ साहब के हमेशा से सपोर्टर भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उन्हीं के टाइम में जो है आगे बढ़े और एक पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आए, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब एजाजुल हक साहब को लिफ्ट कराते हैं या नहीं। बात हम करेंगे जी ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। हम पहले वो देखते हैं फिर बात करते हैं। भैया आ जाओ। भाई हेलो, आपकी छुट्टी है। जी, तो ये थे ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल और एज इनकी है 73 और ये सियालकोट अपने इलाके में एक नहर में जंप करते हुए दिखाई दिए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है और कहा है कि यकीनन इमरान खान साहब भी परेशान हो गए होंगे कि वाह, ऐसे भी लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो इस एज में भी ऊपर से जंप करके और नहर में छलांग मार सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा, ऐसे तो अच्छी बात है, आजकल गर्मियां बढ़ी हैं कि हर किसी को उसमें जंप कर देना चाहिए, जाके छलांगे मारे सब लोग नहर में, लेकिन सिर्फ वो लोग जिनको स्विमिंग आती है। मेरे जैसे लोग नहीं, जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, तो हमें तो थोड़ा दूर ही रखें तो ही बेहतर होगा। खैर, हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसाक डार साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बकौल गवर्नमेंट के उनकी और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से आखिरकार आईएमएफ को पाकिस्तान को लोन देना ही पड़ गया। लेकिन ये कहानी कब तक चलेगी और कहां तक रहेगी वो मालूम नहीं, लेकिन अनवर मकसूद साहब जो हमारे एक राइटर हैं, उनका कहना है ऐसे कर्ज पर वाकई धमाल डालना बनता है।
जिसे खाना आपने हो और जिसे उतारना कौम ने हो। जी हाँ, यानी कि खाने वाले कोई और है स्कर्ट्स को, जो लोन मिला है पाकिस्तान को वो तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन लोग कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं और कौन लोग खा जाएंगे, लेकिन अब उतारना जो है वो पब्लिक को पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के टैक्सेस लगाए जाएंगे पब्लिक के ऊपर, जो महंगाई आएगी और पब्लिक को सहना पड़ेगा, तो यकीनन उनका यही कहना है कि जी अब स्कर्ट्स को उतारने के लिए अच्छे से जो है वो जो पब्लिक है उसको जरूर मुश्किल वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल लोन लेने के लिए भी तो हम उतने ही परेशान थे ना सर, जब नहीं मिल रहा था तब भी बड़ी घबराहट थी। कल यानी कि कल 4 जुलाई को आप सब जानते हैं कि एससीओ की मीटिंग है और उसमें नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शिरकत करेंगे। उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे और कल सबकी नजरें यकीनन उस एससीओ की मीटिंग के लिए ही लगी होंगी। लेकिन जी शेख रशीद साहब का कहना है 12 जुलाई से अवाम के लिए बिजली, गैस और अजनास मजीद महंगे हो जाएंगे, तनख्वाहदार तबका मजीद पिस कर रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि अब 12 जुलाई के बाद से जो है यकीनन हर चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन सर अगर आप लोगों के पास कोई हल था तो आप लेकर आ गए होते, आखिर मुल्क तो आपका भी है। लेकिन जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी आपने कुछ नहीं किया और अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ एतराज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को ये जरूर देखना चाहिए कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो बेचारे परेशान ना हो। लेकिन गवर्नमेंट कैसे करे, क्योंकि वो तो इन्हीं शर्तों पर लोन लेकर आए हैं कि आम पब्लिक का जूस निकालेंगे। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था देखिए आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। जी, तो ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पता नहीं ये देश कौन चलाता है। वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, हमारा तो बता बता के गला बैठ गया, न जाने आप सुनते क्यों नहीं है। और यकीनन अब तो सबको समझ आ ही जानी चाहिए कि पाकिस्तान कौन चलाता है। पाकिस्तान एजेंसीज और आर्मी मिलकर चला रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं वो सिर्फ वैसे ही सामने दिखाने के लिए होते हैं, तो इसलिए उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं पठान का बच्चा हूं और मैं भी गरीबी के खिलाफ लड़ूंगा, तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने क्या लड़ा और किस तरीके से। वो तो हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे, यानी उनके घर के जो घर था उनका बनी गाला, बल्कि अभी भी है, और वहां पर भी कहते हैं कि जी एक हेलीकॉप्टर खड़े, 2 हेलीकॉप्टर बल्कि कहते हैं कि जी खड़े रहते थे और खान साहब उठते थे और हेलीकॉप्टर में बैठते थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाते थे। यहाँ से थोड़ी देर वो अपना बातें बातें करते थे, लोगों से पूछते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में बैठते थे और फिर दोबारा बनी गाला चले जाते थे। तो जाहिर है जब वो इस तरह से काम करेंगे तो उन्होंने मेरे ख्याल है अपनी गरीबी के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन पब्लिक की गरीबी के ऊपर काम नहीं किया, जो कि होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा सजेशन, एक अच्छी बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कही गई थी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब उसको फॉलो नहीं कर सके, उस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि थोड़ी सी अक्ल उनको हो और वो इस बात को और इस चीज को लेकर आगे बढ़े कि हमें अमन चाहिए और हम ये टेररिज्म के हवाले से जो एलिगेशंस लगती हैं उसमें से निकलने की कोशिश करें और ऐसे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के सजा दें। जाहिर है जो यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए इन मदरसे वालों की फंडिंग भी बंद करनी पड़ेगी। वॉइस को फैसिलिटेट करने के लिए
दावत इस्लामी ने। अभी ये मशीन जो पैसे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। वो मशीन जो पैसे लेती है, आप चंदा देने के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप नोट मशीन में डालें, मशीन आपको रसीद दे देगी, थैंक यू वेरी मच, दावत इस्लामी को चंदा देने का शुक्रिया। बंदा रखने की लोड़ ही कोई, मशीन रखी रखो बस। सुबह दोपहर शाम वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर, मुख्तलिफ बस स्टॉपों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मशीनें रखी होंगी। आप जाके नोट डालें, रसीद आपको देगी, थैंक यू वेरी मच। वो ऑटोमेटिक दावत इस्लामी के पास आ जाएगा किस मशीन में कितना चंदा है। हम कैश मशीन पर काम कर रहे हैं इस वक्त। जी, तो ये वो लोग हैं जिनको कंट्रोल करने की, जिनको रोकने की जरूरत है, और ये जो मशीनें लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें लोग पैसा डालें और इनको मिल जाएगा, और ये दावत इस्लामी मतलब इस्लाम की दावत देते फिर रहे, ऐसे लोगों को रोक कर और इनके ऊपर जो है वो रोक लगाएंगे, तभी जो है, सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे बहुत से ग्रुप हैं पाकिस्तान में, जगह जगह पे ये चंदे के बॉक्सेस रखे रहते हैं कि जी डोनेशन बॉक्स रखा है, फलाने मदरसे का है, फलाने मदरसे का है। तो इनको रोक लगाएंगे तभी जो है टेररिज्म भी रुकेगी, तभी ये मदरसे में जो गलत सलत सिखाते हैं वो भी रुकेगा, और पाकिस्तान दोबारा FATF में जाने से जो कोशिश हर वक्त करता रहता है उससे बच पाएंगे। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको अब ये बताते चलें कि जी यहाँ पर जब से कल से, यानी जब से ये IMF की बात हुई है, स्टॉक मार्केट में 2372 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। यानी कि स्टॉक मार्केट अक्सर हमारी क्रैश करती रहती है, मगर इस बार स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है, और वो बताया जा रहा है 2372 पॉइंट्स का इजाफा आया है। और अच्छी बात है, मेरे ख्याल है इजाफा होते रहना चाहिए, और ये यकीनन इसकी वजह जो है वो IMF का लोन है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम चाइना के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि चाइना ने भी हमारी काफी मदद की और चाइना ने काफी पैसे दिए, और यही वजह है कि हम IMF का लोन मिलने तक सरवाइव कर पाए। लेकिन सर इसके आगे क्या, इसके बाद क्या है आपके पास, अब आप आगे क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये पैसा भी खत्म हो जाएगा, खा पी के बराबर हो जाएगा, कुछ तो कर्जों में चला जाएगा, बाकी में आप जानते ही हैं कि क्या क्या होगा, कॉर्नर के प्लॉट और कनाडा, अमेरिका, दुबई, हर जगह की प्रॉपर्टीज। तो फिर आगे क्या सोचा है, जब ये पैसा खत्म हो जाएगा फिर किसके पास जाना है, या आपने वाकई सोचा है कि कोई ट्रेड ओपन करेंगे, कोई काम काज करेंगे, या इसी तरीके से मांगे तांगे पे कंट्री को चलाते रहेंगे। और ये बात जो है ये कहीं ना कहीं जाकर आपको नुकसान करेगी, क्योंकि अभी तक जितना कुछ नुकसान हो चुका हमने देखा। अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी की आपने देखा कि बात सुनाई थी आपको, उसके बाद हम देख सकते हैं उनकी इकोनॉमी तो काफी बेहतर हो गई है, उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही है। जबकि इमरान खान हो या इमरान खान साहब से पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने कोई काम क्योंकि इकोनॉमी पे नहीं किया, इसी वजह से हमारा इस वक्त बुरा हाल है। बात हम करेंगे जी ट्विटर की। ट्विटर के जो ओनर हैं जी वो भी एक अजीब ही किस्म के लोग हैं। उनका कहना ये है कि अगर आपने ब्लू टिक ले रखा है, यानी ब्लू टिक आपने खरीद रखा है, ब्लू टिक है आपके पास, तो आप 6000 ट्वीट्स पढ़ सकते हैं पर डे। अगर आपके पास ब्लू टिक नहीं है तो फिर आप 600 ट्वीट्स जो है पर डे पढ़ सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नया है, आपने अभी कुछ टाइम पहले ही अकाउंट बनाया है, तो आप सिर्फ 300 ट्वीट्स जो है वो ही पढ़ सकेंगे। इसके ऊपर भी जी बड़ा इतराज हो रहा है, लोग काफी शोर मचा रहे हैं, लेकिन ट्विटर के लोगों के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही, और वो कह रहे हैं कि बस जी हमने कह दिया सो कह दिया। लेकिन बहरहाल शोर मच रहा है, हो सकता है आगे जाकर किसी किस्म का नया जो है वो डिसीजन लें, और ये लूट मार जो चल रही है ट्विटर के ऊपर शायद ये थोड़ी सी रुक जाए। हम यहाँ से देखते हैं जी एक वीडियो और फिर बात करते हैं। की शक्ल में भेज सकें तो 3 चीजें मैंने आपके सामने पेश की। नंबर 1, इस नई पॉलिसी के जरिए, जिसको हम बॉन्डेड वेयरहाउस पॉलिसी कह रहे हैं, उसके जरिए नंबर 1 जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी गई है। अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा तो अभी शिप आ रहा है, मैंने तो अभी ऑर्डर दिया है, मेरी तो अभी LC कंफर्म नहीं हो रही। अब हमारा रेगुलेटर उसको कह सकता है कि फलां जगह पे तेल पड़ा है, बेटा अगर आपने नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जो 20 दिन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने 20 दिन का, हर पेट्रोल पंप कंपनी ने, हर बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 20 दिन का जखीरा रखना है। तो वो जो वो हीले बहाने करते थे कि हमारा जहाज आ रहा है, हमारी बुकिंग हो रही है, हमारी LC
नहीं खुल रही। आप पाकिस्तान की पोर्ट के अंदर, फैसलाबाद में, लाहौर में, हैदराबाद में, हर जगह पे बॉन्डेड वेयर हाउसेज के अंदर तेल पड़ा होगा और उसी वक्त उनको कहा जाएगा कि आप वहां से जाएं और खरीद कर ले आएं। ये जो आपके हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। तो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्त में ड्राई आउट नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो जी, तो ये थे मुसद्दिक मलिक साहब जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, और उनका कहना था कि जी सब चीजें एकदम ठीक है और अब जो है वो एलसीज भी खुल जाएंगी और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी जो है वो बहाने ना करे। बहरहाल देखते हैं कि जी कितने दिन ये सब कुछ चलता है और कब तक कोई बहाने नहीं करता। लेकिन बात हम दोबारा करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब की बात हम यूं करेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, बहुत एतराज किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जी स्वीडन में जो वाकया हुआ जिसकी वजह से जो दिखाया गया कि जी किसी ने कुरान जलाया था, उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब, आप अपने यहाँ तो कोई एग्जाम्पल सेट कीजिए। बिल्कुल मैं कहती हूँ गलत है किसी की भी मजहबी किताब को नुकसान पहुंचाना, जलाना, फाड़ना या कुछ भी करना, बिल्कुल गलत है। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है, जरा उसके ऊपर भी थोड़ा सा बोल लिया करें। बाकी तो आप लोगों को इस्लामोफोबिया हर जगह नजर आता है, चाहे वो स्वीडन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, या किसी भी जगह, तो आप लोग एकदम आवाज उठाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन जो आपके यहाँ माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, जो हिंदू बच्चियों के साथ हो रहा है, जो सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जो अहमदियास के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनको ना सिर्फ ये कि जिंदगी में उनके तंग किया जाता है, बल्कि जब वो बेचारे दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद जाकर उनके कब्रिस्तान को तोड़ा फोड़ा जाता है। जरा उसके ऊपर भी कुछ बोल लीजिए, जरा उधर भी थोड़ी सी इंसानियत दिखा दीजिए और बताइए कि हम इंसान पहले हैं और उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। लेकिन हम तो यही साबित करने में लगे हैं कि जी हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, और यही वजह है कि माइनॉरिटीज, हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज पाकिस्तान में जो सब मौजूद है बेचारे, उनके ऊपर होने वाले जुल्म जो है उससे ना तो हमें कोई फर्क पड़ता है, ना हमें वो नजर आते हैं, और ना ही हम उनकी मदद करने की कोई खास कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में बाकी कहीं कुछ हो जाए तो हम सबसे पहले निकल पड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक जगह और हम नहीं निकलते, और वो है चाइना। चाइना को भी हम कुछ नहीं कहते। चाइना के लिए हम ये नहीं कहते कि जी वहां पे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वहां पे मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, और वहां पर उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर, उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे भी खान साहब ने कहा था कि जी मैं अलग से जाके बात कर लूंगा। भाई अलग से जाके क्या बात कर लेंगे? आपने कोई मतलब रिश्ता देना था क्या किसी का जो छुप छुपा के बात करेंगे? ऐसे ही बात कीजिए ना, जाके यूनाइटेड नेशन में बात कीजिए, जैसे आप बार बार जाकर कभी कश्मीर कश्मीर करते हैं और कभी कोई बात करते हैं। तो इसी तरीके से जो कुछ चाइना में हो रहा है उसके लिए भी आपको वहां आवाज उठानी चाहिए, और उसको भी छोड़ दीजिए चाइना को। सबसे पहले अपने यहाँ देखिए, अपनी कंट्री में देखिए कि क्या हो रहा है, और अपनी कंट्री को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जिस दिन आपने सब कुछ सही कर लिया, यहाँ की माइनॉरिटी को उसके राइट दे दिए, उनके ऊपर होने वाला जुल्म रोक दिया, तब आप शायद कहीं और जाके किसी और की बात करने के काबिल होंगे। वरना तो हमें तो नहीं लगता कि सर कोई आपकी बात को सीरियसली लेगा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सबको मालूम है कि आपकी कंट्री में क्या होता है, आपकी कंट्री में किस तरह से किसको तंग किया जाता है। तो इसलिए अब लोग आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, चाहे आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें स्वीडन के लिए और कभी कहीं के लिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ही मुल्क के अंदर काम करना पड़ेगा। खैर, एहसन इकबाल साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर है, उनका कहना है कि जी सुबह 10 बजे उठने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन सर हमने तो सुना था कि फौजी सुबह सुबह उठ जाते हैं। हमारे फौजी भी मेरे ख्याल है सुबह ही सुबह उठ जाते होंगे, क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग होती है सुबह उठने की। तो सर मुल्क तो वही चला रहे हैं ना, तो बाकी कौम को आप 10 बजे अगर ताने मार रहे हैं कि जी 10 बजे उठने वाली कौम है, तो हमें ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो सरकारी नौकरियों में है उनको शायद आप कह सकते हैं कि वो 10 बजे उठते होंगे, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले तो वैसे ही तेल निकाल लेते हैं, एक आदमी से 4 आदमियों का काम करवाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता
कि हमारे यहाँ जो है वो हमारी कौम जो है वो सोई रहती है और 10-10 बजे उठकर और तब काम करना शुरू करती है। सर ऐसा नहीं है, हमारे तो मीडिया के लोग भी, हम खुद सर रात को 2-2 बजे तक जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई कनाडा में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई कहाँ रहता है। तो सर हम तो काम कर रहे होते हैं और सर सुबह सुबह भी उठ जाते हैं। तो इसलिए सर आप काइंडली एक बार चेक करके और फिर बात कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। बात हम करेंगे जी पीएमएलक्यू की, और पीएमएलक्यू के जो मेंबर हैं या जो सदर हैं, यानी कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब, उनके दरमियान में इमरान खान साहब की पार्टी में, क्योंकि परवेज इलाही साहब चले गए थे तो दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया था और काफी झगड़ा रहा है। और परवेज इलाही साहब जैसे कि आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के। अब जो है वो जी चौधरी शुजात, जो कि परवेज इलाही साहब के कजन भी है, कहीं से कोई रिश्तेदारी भी लगती है, वो उनको मनाने के लिए उनके घर गए हैं। उनका कहना ये है कि जी हम परवेज इलाही साहब को एक बार फिर दावत देंगे कि वो पीएमएलक्यू को ज्वाइन कर लें। अब देखते हैं जी कि वो पीएमएलक्यू को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल एक बार फिर चौधरी शुजात जो हैं वो गए हैं परवेज इलाही साहब से बात करने। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी इकोनॉमी को भंवर से निकाल लेंगे, यानी जो इकोनॉमी हमारी डूबती जा रही है उसको भंवर से निकाल लेंगे। खैर नवाज शरीफ साहब हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी वर्कर या पार्टी चलाने के लिए जो लोग होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, बातें तो खैर सभी बड़ी बड़ी करते हैं। इमरान खान साहब ने भी बहुत कुछ उम्मीदें लोगों को दिलाई थी और यही वजह है कि जब वो उन उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे तो फिर उनको सीट से ही उतार दिया गया। मगर हम देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से लेकर चलते हैं, क्योंकि बहरहाल इस वक्त जो लोन मिल गया है पाकिस्तान को वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तो इससे पहले कि आईएमएफ का लोन खत्म हो जाए, सोचिए कि आपने अपनी ट्रेड कैसे ओपन करनी है, सोचिए कि आपने जो है दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स कैसे बेहतर करने हैं। ये कश्मीर 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 करना छोड़िए और भारत के साथ मिलकर ट्रेड कीजिए, साथ ही टेररिज्म को रोकने के लिए हर तरह के स्टेप उठाइए ताकि भारत और दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।